नमस्कार, सुबह के 8 बजने को है। मैं हूं पंकज भार्गव। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में आज से महापर्व का आगाज हो रहा है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में पूर्वोत्तर भारत की जनता आज अपना मत देने के अपने अधिकार का इस्तेमाल कर रही है। पहले चरण में असम की 5 और त्रिपुरा की 1 लोकसभा सीट के लिए मतदान हो रहा है। असम में न सिर्फ गोगोई सरकार का इम्तिहान है, बल्कि असम गण परिषद के साथ बीजेपी के गठबंधन की भी परीक्षा है। जबकि लेफ्ट शासित त्रिपुरा में इस बार ममता की तृणमूल भी एक चुनौती है। असम में फिलहाल कांग्रेस की 4 सीटों पर कब्जा है, जबकि लेफ्ट के पास 1 सीट है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या कांग्रेस अपनी सीटें बचा पाएगी। इसके अलावा सवाल यह भी है कि क्या पूर्वोत्तर में बीजेपी का खाता खुलेगा। आज से यह तय होना शुरू हो जाएगा कि देश में इस बार मोदी की सरकार बनेगी या फिर नहीं। 2014 के चुनावी समर का पहला मोर्चा। पहले चरण में जिन 6 सीटों पर मतदान हो रहे हैं, उनमें असम की तेजपुर, कालियाबोर, जोरहट, डिब्रूगढ़ और लखीमपुर के अलावा त्रिपुरा की 1 सीट त्रिपुरा वेस्ट है। Through you, we thought we will make an appeal to the voters of the state to come out in large numbers and participate in voting and make democracy more meaningful. असम के चुनाव में इस बार इम्तिहान तरुण गोगोई का है। 3 बार के मुख्यमंत्री गोगोई का जादू कांग्रेस को असम में कितनी सीट दिलाएगा, ये एक सवाल है। कालियाबोर सीट पर खुद गोगोई के बेटे गौरव गोगोई चुनाव लड़ रहे हैं, तो दूसरी ओर बीजेपी और असम गण परिषद का नए सिरे से गठजोड़ हुआ है। देखना है कि नरेंद्र मोदी के दम पर चलने वाला कैंपेन कोई नतीजा देता है या फिर नहीं। असम में मोदी का जादू असर करता है या नहीं। असम में इस बार का चुनाव इसलिए भी अहम है क्योंकि इस बार उल्फा जैसा संगठन परिदृश्य से गायब है। उल्फा ने न इस बार चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया है, न किसी खास पार्टी को समर्थन दिया। इन 5 सीटों पर कांग्रेस, बीजेपी, असम गण परिषद और लेफ्ट के अलावा ममता की तृणमूल, बदरुद्दीन अजमल की AIUDF, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी भी मैदान में है। लेफ्ट शासित त्रिपुरा में संघर्ष बहुकोणीय है और माणिक सरकार के लिए ममता भी चुनौती है। ममता ने तृणमूल को बंगाल से बाहर फैलाने के लिए पूरा जोर लगा रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में आज से महापर्व शुरू हो गया है। आज 6 सीटों पर चुनाव हो रहा है। असम की 5 सीटें, उसके अलावा त्रिपुरा वेस्ट की 1 सीट के लिए आज से मतदान शुरू हो गया है सुबह 7 बजे से। और चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं 2 खास मेहमान। राजनीतिक विश्लेषक पुरुषोत्तम अग्रवाल साहब हमारे साथ हैं, उनके अलावा CSDS के असिस्टेंट प्रोफेसर हिलाल अहमद अभी हमारे साथ हैं। लेकिन पहले रुक करते हैं कांग्रेस दफ्तर, जहां पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी अरुण सिंह। अरुण, आपसे मैं जानना चाहूंगा, इससे पहले कि मैं असम और त्रिपुरा की आपसे बात करूं, आज कांग्रेस की अगर मैं बात करूं, चूंकि आज से मतदान शुरू हो गया है, तो कांग्रेस के लिए इस बार साख की लड़ाई है और अपना सब कुछ जो है वो एक तरह से न्योछावर कर दिया है इस बार के चुनाव में कांग्रेस ने भी। देखिए पंकज, 10 साल की सरकार के बाद कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किल साबित हो रही है, क्योंकि जो सर्वेस दिखा रहे हैं और जो पार्टी के अंदर भी सर्वे हुआ है, वो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि पार्टी बैकफुट पर है। और इसीलिए पार्टी कोशिश ये कर रही है कि जहां उसका स्ट्रांग होल्ड रहा है दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर के राज्य, हिंदी हार्टलैंड से पार्टी पिछले कुछ दशकों से जूझ रही है अपने अस्तित्व को लेकर के। बिहार की बात करें, आप उत्तर प्रदेश की बात करें, आप मध्य प्रदेश की बात करें, लेकिन इसके अलावा दक्षिण भारत के राज्य उसे संभालते रहे और खासतौर से पूर्वोत्तर के। और पंकज, सबसे बड़ी बात है कि छोटे छोटे राज्य जहां 1-2 सीटें होती हैं, 3 सीटें होती हैं, उनसे कांग्रेस को एक अच्छा खासा नंबर आता है। तो कांग्रेस का पूरा फोकस रहा। आपने देखा होगा कि राहुल गांधी ने पूर्वोत्तर में खूब कैंपेनिंग की है, साउथ में खूब कैंपेनिंग कर रहे हैं, सोनिया गांधी भी साउथ में गई है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस की जो उम्मीदें हैं वो साउथ इंडिया से और पूर्वोत्तर से जुड़ी हुई हैं और उन्हीं के सहारे वो तीसरी बार सत्ता में आने की बात कर रही है, UPA 3 बनाने की बात कर रही है। लेकिन दिल्ली और इसके अलावा जो हिंदी हार्टलैंड, उसके आसपास पार्टी की स्थिति ठीक नहीं है, पार्टी के लोग भी जानते हैं और किसी करिश्मे का इधर वो इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल पुरुषोत्तम जी, मैं नेशनल पर्सपेक्टिव की अगर बात करूं आपसे, अगर मैं कांग्रेस की खासतौर पर बात करूं तो 10 साल राज किया है और इस बार कहीं ना कहीं साख की लड़ाई है कांग्रेस के लिए। हाँ, निश्चित रूप से है, साख की लड़ाई है। और जो राज किया है उसको जिस तरह की गलतियां की हैं उसका खामियाजा भुगतने की लड़ाई है। और वो इस बात से एक तरह से खुशी होनी चाहिए कि इस बात को कल दिल्ली में जो रैली थी उसमें राहुल गांधी ने कहा है कि साहब हमने काम तो बहुत किया लेकिन हमारे नेताओं का जनता से कनेक्ट टूट गया। तो ये राहुल गांधी खुद कह रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है और कांग्रेस को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन ये सही है, चूंकि इस समय हम लोग नॉर्थ ईस्ट में चुनाव देख रहे हैं, वहां कांग्रेस पारंपरिक रूप से मजबूत रही है और इस सिलसिले में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज जो नोट की जानी चाहिए कि संयोग से आज उल्फा का 35वां स्थापना दिवस भी है।
और ये याद रखने की जरूरत है कि ये जो विघटनवादी संगठन था या है, ये मुसलमानों का संगठन नहीं है। और 3 दशकों में पहली बार ऐसा हो रहा है पुरुषोत्तम अग्रवाल साहब की उन्होंने किसी भी तरह का सहयोग जो है वो बात नहीं की, बल्कि उल्फा के 2 नेता चुनाव भी लड़ रहे हैं। और ये बात रेखांकित करने की है कि बहुत से लोगों को लगता है कि विघटनवादी राजनीति किसी तरह की बहिष्कार की कोई धमकी नहीं है, कोई धमकी नहीं है। और ये संगठन जो है ये इस समय बिल्कुल शांत है। तो ये एक लोकतंत्र की सफलता का सूचक है। पार्टियां अपनी जगह, जो आप बात कर रहे थे कांग्रेस की, मुझे एक चीज लगती है कि इतना लंबा जो चुनाव अभियान चलेगा, इतना 7 तारीख से शुरू होकर के मेरे ख्याल से 9 चरणों में चलना है, 9 चरणों में चलना है और आखिरी वोट शायद 12 मई को पड़ेगी। जी। तो इसमें मुझे लगता है कि कांग्रेस के पास समय है और कांग्रेस के पास इस बात की गुंजाइश है कि जो जिस लैक ऑफ कनेक्ट की बात कांग्रेस के नेता कर रहे हैं उसको वो दूर कर सके। और शायद जैसे आपकी रिपोर्ट में बताया गया कि दक्षिण और पूर्व पर ज्यादा फोकस करके और अपनी स्थिति थोड़ी सी बेहतर कर सके। बिल्कुल। और हिलाल, अगर मैं आपके पास आऊं, सीएसडीएस के असिस्टेंट प्रोफेसर हिलाल अहमद साहब हमारे साथ हैं। हिलाल, अगर आंकड़ों की बात आप लोग करते हैं, मैं इस बार के चुनावों की अगर बात करूं तो कितना अलग जो है वो 2014 के चुनाव को आप मानते हैं? अगर राष्ट्रीय पर्सपेक्टिव में देखें जी, तो एक खास बात है जो कि, और वो खास बात सिर्फ आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई नहीं है। इससे पहले जैसे पुरुषोत्तम अग्रवाल साहब ने भी कहा, जन आंदोलनों से जुड़े हुए लोग जो थे वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से काफी अलग रहा करते थे। चुनावी राजनीति में वो सीधी दखल नहीं दिया करते थे। एक बहुत बड़ा मैं देख रहा हूं परिवर्तन कि जन आंदोलनों के लोगों ने राजनीतिक चुनाव को एक ऐसी राजनीति के तौर पर अपनाया है इस बार के चुनाव में जो पहले नहीं था। और इसके अलग अलग मैनिफेस्टेशन है। ये हमें केवल एक आम आदमी पार्टी के सेंस में नहीं देखना चाहिए, इसके अलग अलग मैनिफेस्टेशन है। उल्फा उसका एक एग्जाम्पल है जो अभी कहा। जहां तक कांग्रेस की बात है, अलग होने की बात है, नॉर्थ ईस्ट और दक्षिण भारत, ये मैं इस बात से सहमत हूं कि हमारा क्योंकि एनालिसिस भी मोटे तौर पर नॉर्थ सेंट्रिक होता है। हम जो है उत्तर भारत को देखते रहते हैं और उस पर अपना विश्लेषण करते हैं। मोदी लहर जो भी कहा गया वो उससे संबंधित है। लेकिन इसको ज्यादा मुझे लगता है कि डीप देखने के लिए हमें भारत को एक वाइडर सेंस में देखना चाहिए, एक वाइडर पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए। और उसके बाद में जब हम वाइडर पर्सपेक्टिव में देखें तो रीजन स्पेसिफिक सेंस में देखना चाहिए। आज जहां चुनाव हो रहे हैं आसाम और त्रिपुरा में, मेरा मानना यह है कि हमें टॉप टू बॉटम यानी ऊपर से नीचे की तरफ ना देखकर नीचे से ऊपर की तरफ अगर हम देखेंगे तो जैसे आपकी रिपोर्ट में भी कहा गया कि मोदी की लहर है या नहीं, ये जानने के लिए हमें नॉर्थ के दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए, हमें आसाम और त्रिपुरा के दृष्टिकोण से देखना चाहिए कि वहां पर एजीपी और बीजेपी का जो गठबंधन है वो किन शर्तों पर हो रहा है और उसके मैनिफेस्टेशन पॉलिटिकली जब हम इन चुनावों को देखेंगे तो कैसे हैं। एक छोटे से मैं आंकड़ों की बात आपने की, जो हमारा सीएसडीएस का इस बार का सर्वे है तो उसमें कुछ आसाम से संबंधित विशेष प्रश्न पूछे गए थे। और उसमें एक सवाल जो था वो ये था कि क्या जो राज्य में लोग तरुण गोगोई की सरकार जो है उससे सहमत है या उससे सेटिस्फाइड है, संतुष्ट है या नहीं है। और 2013 में जो हमारे पास जो आंकड़ा आया था उसमें ये कहा गया कि 49% लोग जो थे वो सेटिस्फाइड थे और इस बार ये बढ़कर 50% हो गया है। बिल्कुल। और पुरुषोत्तम जी, मैं अगर नरेंद्र मोदी की बात करूं तो एक फिनोमिनन बन के उभरे हैं। कहां तो ये बात हो रही थी कि उन्हें पीएम कैंडिडेट बनाया जाएगा या नहीं, और फिर जिस तरह से एक्सटेंसिव तरीके से उन्होंने तमाम पूरे देश भर में घूम घूम कर रैलीज की हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक फिनोमिनन बन के उभरे हैं और बीजेपी से कहीं ऊपर वो नजर आए इस पूरे इलेक्शन कैंपेन के दौरान जो अब तक हुआ है। नहीं, देखिए ये तो बहुत जाहिर सी बात है क्योंकि अगली सरकार जो है वो मोदी सरकार होने जा रही है, बीजेपी सरकार नहीं होने जा रही है। स्वयं पार्टी अध्यक्ष अपने ट्वीट में एक तरह से ये बात मान चुके हैं। एक बात ये, दूसरी बात जो आमतौर से हवा की और आंधी वगैरह की जाती है, हम लोग एक बात भूल जाते हैं। इस शब्द का जहां तक मुझे याद पड़ता है भारतीय राजनीति में पहली बार प्रयोग 1971 के प्रसंग में किया गया था, जब इंदिरा जी के खिलाफ सारी तमाम पार्टियां एक हो गई थी और इंदिरा कांग्रेस एक तरफ थी। और तब अखबारों में ये हेडिंग लगे थे चुनाव नतीजों के साथ कि मतपेटियों से निकली इंदिरा गांधी की आंधी। तब से अब में फर्क ये है कि तब जो है आंधी चुनाव के बाद मालूम पड़ती थी
अब मीडिया के कारण और विज्ञापन के कारण और बहुत ही एग्रेसिव मार्केटिंग के कारण पहले से ही बता दिया गया है कि आंधी है या नहीं है, ये शायद 1 महीने बाद मालूम पड़ेगा। और कहां कितनी है कितनी नहीं है ये अभी हमें देखना पड़ेगा। बिल्कुल। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव साहब भी जुड़ गए हैं स्टूडियो में। राहुल देव साहब, आपसे मैं प्रश्न पूछूं, 2014 चुनाव का आज से आगाज हो गया है, लोकतंत्र का महापर्व जिसको कह सकते हैं हम, उसका आगाज आज से हो गया है। कितना अलग इस बार के चुनाव का आप मानते हैं? बहुत अलग है। और कैसे अलग है मैं समझता हूं इसको हर नागरिक महसूस कर रहा है, हम पत्रकार भी कर रहे हैं। एक तो मैं कहूंगा मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है उसमें। मीडिया का योगदान नहीं है, जैसे हर चीज में होता है। एक ऐसी बहुत बड़ी संख्या में 24-25 करोड़ की एक नई पीढ़ी आ रही है, जिसका शायद ये पहली बार इस तरह के चुनाव में वोट डालने का अनुभव होगा। और ये पीढ़ी अपनी पुरानी पीढ़ियों से बहुत कई तरीकों से अलग है, बुनियादी तरीकों से अलग है। और चूंकि हम असम की बात कर रहे हैं, त्रिपुरा की बात करें, तो इस बार असम में 6 लाख फर्स्ट टाइम वोटर्स भी हैं। जी, मैंने कहा वो सब जगह आपको मिलेंगे। तो ये जो नया मतदाता है, ये इसके ऊपर अतीत का कोई वैसा बोझ नहीं है। उसकी स्मृतियां अलग हैं और उसके सपने अलग हैं, उसकी जुबान अलग है और उसकी आकांक्षाएं अलग हैं, सोच अलग है। जी। और वो जो चाहता है उसकी अपेक्षाएं अलग हैं। तो इससे एक अंतर हमें दिख रहा है। वो आप उसको कह लें, वो कोई मोदी की वेव हो या कोई और वो हो, अब शब्दों की बाल हम खींच सकते हैं, कुछ उसको लहर कहें, झोंका कहें, बयार कहें, आंधी कहें, कुछ भी कहें। लेकिन एक पहली बार हम ये भी देख रहे हैं कि एकदम राष्ट्रपतीय चुनाव हो गए हैं, प्रेसिडेंशियल हो गया। एक व्यक्ति ने एक तरह से इस पूरे राष्ट्रीय चुनाव को राष्ट्रपतीय बना दिया। और ये भी एक पहली बार मैं समझता हूं कि इस तरह से पहली बार हो रहा है। हालांकि अभी जिक्र किया 1971 में जो इंदिरा गांधी एकमात्र थी जिनके खिलाफ सब एक हो गए थे। लेकिन तीसरी चीज जो इसको अलग करती है कि इस बार मीडिया इसमें, जैसे हम मुख्यधारा का मीडिया कहते हैं, अखबारों से ज्यादा टीवी से भी ज्यादा शायद एक हद तक या उसके बराबर सोशल मीडिया, नया मीडिया, वो प्रभावित कर रहे हैं। वो भी एक तत्व, एक फैक्टर है इस चुनाव में, जो उसके नतीजों पर भी असर डालेगा, उसके पूरे संचालन पर भी असर डाल रहा है। तो बहुत चीजें हैं जो इसको अलग करती हैं। और एक मैं कहूंगा कि एक ऐसा इंसान इस समय, एक ऐसा नेतृत्व इस समय देश के राष्ट्रीय नेतृत्व पर आने के लिए बेताब है और उसकी चौखट पे खड़ा है, जो आजादी के बाद पैदा हुआ। बिल्कुल। और तो बहुत चीजें हैं जो इसको जी जी। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं असम के जोरहट से, अरिजीत सेन। अरिजीत, सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है, किस तरह का टर्नआउट आप देख रहे हैं? हालांकि बहुत अभी अर्ली मॉर्निंग है, बहुत सुबह का वक्त है। हाँ, ये अभी भी अर्ली मॉर्निंग है। इट्स टू अर्ली टू से। वोटर्स आ रहे हैं। इनफैक्ट हम लोगों ने एक वीआईपी वोटर को जोरहाट में मिला, जो मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का लड़का गौरव गोगोई, जो खुद कैंडिडेट है कोलियाबोर डिस्ट्रिक्ट से। तो उनसे भी हमारा बात हुआ, वो भी उनका वोट इधर डाला है। और अभी ये जो वोट हो रहा है फर्स्ट फेज में, जो 5 कंस्टिट्यूएंसी में वोट हो रहा है, उसमें 4 में 2009 में कांग्रेस ने विनिंग कैंडिडेट कांग्रेस को मिला था। अभी इस बार देखना होगा ये एंटी इनकम्बेंसी कितना काम करता है इस सारे बेल्ट में। और इसमें जो सारे बेल्ट है, इसमें टी गार्डन वोट जो बोलते हैं, चाय मजदूरों का जो वोट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैंने ये ट्रैवल किया इधर, ये चाय मजदूरों में बहुत एंगर है उन लोगों को जो प्रॉमिस जो पॉलिटिशियन करते हैं। अरिजीत, मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को थोड़ा माहौल दिखाएं, किस तरह से लोग जो हैं, अरिजीत, किस तरह से लोग वहां पर आ रहे हैं मतदान के लिए। अगर आप अपने कैमरामैन से कहें थोड़ा हमें दिखा पाए वहां किस तरह का माहौल इस वक्त बन रहा है। आप थोड़ा कैमरा, जरूर ये कैमरा थोड़ा पैन कीजिए। अभी देखिए, अभी मैं जैसे आपको बोल रहा था, अभी वोटर्स अभी इधर बहुत ही कम वोटर्स है। अभी आया नहीं, सुबह से वोट हो रहा है, 7 बजे से वोट हो रहा है। उधर उस कोने में आप देखिए, मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का लड़का था उधर, वो अभी भी वो वोट डाल के अभी वो जा रहे हैं। और ये इधर यूजुअली पोलिंग परसेंटेज जो होता है असम का बहुत हाई होता है। सिर्फ 5 बजे तक इधर वोट डालेगा, तो देखते हैं अभी वो आपका जो पोलिंग परसेंटेज, शायद वो ऑब्वियसली इट विल पिक अप पेस। अरिजीत, पिछले बोल रहा था, ये जो इलेक्शंस हो रहे हैं, ये 5 कंस्टिट्यूएंसी में 4 कंस्टिट्यूएंसी। अरिजीत, पिछले 3 डेकेड्स में शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी अलगाववादी संगठन ने बहिष्कार की धमकी नहीं दी है। उसमें उल्फा का भी अगर हम जिक्र करें तो उन्होंने भी किसी तरह के बहिष्कार की धमकी नहीं दी है।
एग्जैक्टली आपने जैसे ठीक ही बोला, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट्स हिस्टोरिक इलेक्शन, क्योंकि लास्ट 3 डेकेड में पहले बार अल्फा ने अभी तक कुछ इलेक्शन के बारे में कुछ नहीं बोला। देव बिन कंप्लीटली साइलेंट, एकदम साइलेंट रहा है। यूजुअली जो होता है इलेक्शन से पहले अल्फा का, यूजुअली जो होता है इलेक्शन से पहले अल्फा डिक्टेट देता है। बिल्कुल अरिजीत, आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ 3 खास मेहमान भी स्टूडियो में मौजूद हैं। इसके अलावा अरुण सिंह हमारे सहयोगी कांग्रेस दफ्तर के बाहर मौजूद हैं। तो आपको बता दें, अगर दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वहां पर महापर्व की शुरुआत हो चुकी है और सबसे पहले पूर्वोत्तर के लोग जो हैं वो मतदान के लिए धीरे धीरे जुटना शुरू हो गए हैं। असम की 5 सीटों और त्रिपुरा की 1 सीट पर आज से मतदान आज हो रहा है।